everyone, welcome to my channel Ekansh. Hope you all are good. Class 8. Today I am starting chapter 2, Establishment of British Rule in India. Turn to page number 11. The British people, like France and other European countries, came to India for trading purpose. But then, why they started thinking in terms of establishing their rule in India and how they succeeded in establishing their rule in our country? What strategies they followed in achieving their purpose? Let's know that during 18th century, the great Mughals had lost their glorious past. Consequently, the local and regional rulers had established their own independent rule. Some of such powerful rulers were from Oudh, Hyderabad, Mysore, Maratha and Bengal. The Mughal ruler had a very little control over these newly independent rulers. In the same 18th century, continued wars were fought for many years between England and France on the issue of developing their own colonies and trading centers. The traders had become so rich that they could exercise their influence in the affairs of their respective countries. The trading class enjoyed absolute support of their king. आपने अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि इंग्लिश या अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया। अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से इंडिया में आई थी, लेकिन फिर उन्होंने इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए कैसे सोचना शुरू कर दिया और वो कैसे इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश करने में सफल हो गई। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई, चलो इसे समझते हैं। 18th सेंचुरी में जब यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में अपना ट्रेडिंग में अपने पैर जमा रही थी, उस समय मुगल एम्पायर की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। मुगल्स हैड लॉस्ट देयर ग्लोरियस पास्ट। इससे लोकल और रीजनल रूलर्स ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, अपना इंडिपेंडेंट रूल स्थापित कर लिया। मीन्स वो छोटी छोटी जगहों के राजा बन गए। उनमें से कुछ पावरफुल रूलर्स अवध, औध इंग्लिश बोला जाता है, हिंदी में अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा और बंगाल से थे। इन न्यूली इंडिपेंडेंट रूलर्स पर मुगल रूलर का बहुत ही छोटा सा प्रभाव था, उन पे इनका कोई कंट्रोल नहीं था, या कहें नाम मात्र का ही कंट्रोल रह गया था। और इसी 18th सेंचुरी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच अपनी कॉलोनीज डेवलप करने और ट्रेडिंग सेंटर्स को डेवलप करने के लिए बहुत से युद्ध हुए, बहुत झगड़े हुए। मीन्स इंडिया की ज़मीन पर दो फॉरेन कंट्रीज के ट्रेडर्स आपस में झगड़ रहे थे, फ्रांस के और इंग्लैंड के। उस समय के ट्रेडर्स बहुत रिच हो गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बार व्यवसाय करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे और उसे इंग्लैंड में बहुत महंगा बेचते थे, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत महंगा बेचते थे, तो वो बहुत रिच हो गए थे। वे इतने ज़्यादा रिच हो गए थे कि अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था, और इंग्लैंड और फ्रांस के जो किंग थे वो अपने अपने देश की कंपनियों को पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स इन द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या है और ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करता है। कॉलोनियलिज्म को हिंदी में उपनिवेशवाद कहते हैं। When a country, say England, exercises its control over another country, for example India, then the second country becomes the colony of the first country. जब कोई कंट्री जैसे कि इंग्लैंड, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री जैसे इंडिया पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है, एक्सरसाइजेस कंट्रोल मतलब कंट्रोल स्थापित करना, तो दूसरी कंट्री यहाँ पे इंडिया को कह रहे हैं, इंडिया पहली कंट्री मीन्स इंग्लैंड की कॉलोनी बन जाती है।
The country exercising control starts exploiting all the resources of its colony for its own benefit. As a result, the controlling country keeps on progressing, whereas its colony keeps on digressing. कंट्रोल स्थापित करने वाली कंट्री अपनी कॉलोनी यानी जिस पर कंट्रोल किया हुआ है कि सभी रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि कंट्रोलिंग कंट्री वो तो प्रोग्रेस करती जाती है और कॉलोनी पीछे होती जाती है। Thus, colonialism or imperialism means extension of power, control, or rule over the political and economic affairs of the people living in the areas outside the border of the country exercising such power or control. There are many ways of exercising such power, as for example, by bringing the country under subjugation through military power or through acquiring colonies by conquering them. इस प्रकार कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद और इम्पीरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद का अर्थ अपनी कंट्री की सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स पर नियंत्रण करना, वहां पर अपनी सत्ता का विस्तार करना यानी शासन का विस्तार करना। There are many ways of exercising such power. इस तरीके से अपनी पावर का विस्तार करने के कई तरीके हैं। मीन्स कॉलोनियलिज्म स्थापित करने के बहुत से तरीके हैं। एग्जाम्पल के लिए मिलिट्री पावर के माध्यम से देश को अधीन किया जा सकता है और कॉलोनी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सब्जुगेशन होता है अधीन करना और कॉन्क्वायरिंग होता है विजय प्राप्त करना। The imperial power subordinates the interest of the colonies and establishes its monopoly over the trade of its colonies. An imperialist country brings the other country or a part of it with the sole purpose of exploitation of economic resources of the occupied areas for her benefit. इंपीरियल पावर अपनी कॉलोनी के इंटरेस्ट को अपने अधीन कर लेती है, सबऑर्डिनेट मीन्स अधीन, और वहाँ के ट्रेड पर अपनी मोनोपोली स्थापित कर लेती है। इंपीरियलिस्ट कंट्री अदर कंट्री यानी कॉलोनी या उसके किसी पार्ट को सोल पर्पस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज मीन्स उसके आर्थिक संसाधनों को शोषण करना उसका एकमात्र उद्देश्य होता है जिसे वह अपने बेनिफिट के लिए यूज करती है। वाई इंडिया वॉज मेड अ ब्रिटिश कॉलोनी? अंग्रेजों ने इंडिया को अपनी कॉलोनी यानी उपनिवेश क्यों बनाया? ब्रिटेन्स inclination for making India as one of its colonies was for the following reasons. 1. Industrial revolution had started taking place in Britain. Though there was plenty of manpower of a very high caliber in England, yet she lacked in the production of some raw materials. Hence, she wanted to develop India as the supplier of raw materials. ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, मीन्स वहाँ पर प्रोडक्शन मशीनों से होने लगा था। इंग्लैंड के पास हाई कैलिबर का मैन पावर थी जो इन मशीनों को चला सकती थी, पर वहाँ प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल नहीं था, इसलिए वह इंडिया को रॉ मटेरियल के सप्लायर के रूप में डेवलप करना चाहती थी। ब्रिटेन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल ऑफ लो क्वालिटी and other goods which she wanted to sell in India. India that time was producing cotton and cotton textiles of very high quality. England also wanted to sell high quality cotton textile to other European countries and thereby earn huge profits. ब्रिटेन अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरे सामान इंडिया में बेचना चाहता था और इंडिया में बना कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल जो उस समय बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था
उसे और यूरोपियन कंट्रीज में बेच के बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट अर्न करना चाहता था। एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक इंडिगो, कॉटन, opium, sugarcane, tea and coffee used to be grown in large quantity in India. It was the intention of Britain to monopolize trade in these commodities and earn huge profits by selling them in European markets. इंडिया में एग्रीकल्चरल गुड्स बड़ी मात्रा में उगवाया करते थे। ब्रिटेन की जो इंटेंशन थी वो इन कमोडिटीज में अपने ट्रेड को मोनोपोलाइज करना था और वो इन कमोडिटीज को यूरोपियन कंट्रीज में बेचकर ह्यूज प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड आल्सो इंट्रोड्यूस्ड हाईली डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन in order to facilitate trade to and from India. The British laid down a very large network of railways and roadways. In order to achieve their purpose, they wanted to dig iron and coal mines in India. They also wanted to engage in timber trade through dense forests rooted in India. Industrial revolution के साथ साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का भी डेवलपमेंट हुआ। ब्रिटिश अपना ट्रेड फैसिलिटेट मीन्स सुविधाजनक बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें रोडवेज और रेलवेज के नेटवर्क की आवश्यकता थी जिससे वे रॉ मटेरियल को आसानी से ले जा सकें और फिनिश गुड्स को ला सकें। टू अचीव देयर पर्पस, वो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए इंडिया में लोहे और कोयले की खानों को खोदना चाहते थे जिससे कि वो रेल की पटरियां बिछा सकें। साथ ही वो इंडिया के घने जंगलों में को यानी डेंस जंगलों से प्राप्त टिम्बर लकड़ी को बोलते हैं के ट्रेड में भी शामिल होना चाहते थे। ये सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की जरूरत महसूस हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, vigorous steps taken to encourage the growth of industries is known as industrial revolution. इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए जो विशेष अभियान चलाए जाते हैं उन विशेष अभियानों को ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। Thanks for watching. See you in the next video.